जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। रेल हादसे के बाद परिचालन सामान्य हो गया है। मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। चक्रधरपुर रेल मंडल में हादसा हुआ। बेपटरी हुए डिब्बों को पटरी पर लाया गया। क्षेत्र में ट्रेन का परिचालन सामान्य हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेल हादसे के बाद परिचालन सामान्य हो गया है। चाईबासा से बड़ी खबर, मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए थे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बेपटरी हुए डिब्बों को पटरी पर लाया गया है, जिसके बाद से एक बार फिर से रेल परिचालन सामान्य हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाईबासा से ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर सामान्य कर लिया गया है। रेल हादसे के बाद से परिचालन सामान्य है। ये मालगाड़ी है जिसके डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसे आप देख पा रहे हैं, और इसे एक बार फिर से पटरी पर लाया गया। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है और अब परिचालन सुचारू रूप से सामान्य कर लिया गया है। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां बुढ़मू थाना क्षेत्र में कोयले के पैसे के लेन देन को लेकर गोली मारकर हत्या की गई और इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक आम सप्लायर भी शामिल है। मामला 30 दिसंबर का है। मुंबई को पुलिस को मामले में आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 9 कारतूस सहित एक बाइक बरामद हुई है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुढ़मू थाना क्षेत्र में कोयले के पैसे के लेन देन को लेकर गोली मारकर हत्या हुई है। कांड का अनुसंधान किया गया। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मेन अभियुक्त जो है समीर अंसारी, वो भी पतरातू का रहने वाला है और उसने अपने कन्फेशन में बताया कि उसने पीयूष से 2.5 लाख रुपए लिए थे। जब पीयूष उससे बार बार पैसे की मांग कर रहा था और इसे धमकी दे रहा था कि पैसे वापस करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा, तो समीर ने उसको मारने का प्लान बनाया। समीर ने अपने 2 दोस्त साहिल टुडू और राम मुर्मू को 20-20 हजार रुपये देने की बात बोली और उसने बताया कि उसके पास एक पिस्टल और 1 कट्टा है और वो समीर पीयूष को बुलाएगा वहां पे और उसके बाद उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देगा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जेपी सेंट्रल जेल में फरार कैदी से जुड़ा मामला, लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की गई है। जाप 7 के 4 जवान निलंबित हुए। टावर संख्या 3 और 4 पर तैनात थे। अब तक कुल 6 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। बड़ी खबर हजारीबाग से आपको बता रहे हैं। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हुए 3 कैदियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जेल प्रशासन के द्वारा की गई है। बता दें कि जिस वार्ड में तीनों कैदी बंद थे, जब वहां से भागे थे तो उसके जो मुख्य 2 वार्डन थे उनको तो निलंबित कर ही दिया गया था। अगर बात कर ले तो आज की कार्रवाई की, तो इस कार्रवाई में फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए जेप 7 के 4 जवानों को जो है निलंबित कर दिया गया है। ये वैसे जवान थे जो उस वक्त वहां पर अपने ड्यूटी पर जो है तैनात थे और उन लोगों पर जो है कार्रवाई जो है जेप 7 के कमांडेंट के द्वारा किया गया है। बता दें कि इसको लेकर जो है एसआईटी का भी गठन किया गया और एसआईटी की टीम जो है वो गहनता से छानबीन कर रही है। हालांकि इस मामले की अगर बात कर ले तो जो मास्टरमाइंड यानी जो भागने का नेतृत्व है वो देव भुइयां कर रहा था। देव भुइयां की अगर बात कर ले तो वो पूर्व दिनों में भी जेल ब्रेक कर चुका है। तो एसआईटी की जो टीम है वो लगातार छानबीन कर रही है। आसपास के जो तमाम थाने हैं उस पुलिस को भी, उन थाने के पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। लेकिन नशे के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र में 4 किलो अफीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बरामद अफीम की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। उसी के क्रम में डंगरा टोली चौक के पास शाम को फिर एक आदमी को रोका गया और जो इस डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जुबैर अंसारी है और मैं लातेहार का बालूमात का रहने वाला हूँ। फिर उनका बॉडी सर्च किया गया तो बॉडी सर्च में तो ऐसा कुछ वो नहीं मिला संदेश, लेकिन जो उन्होंने बैग टांग रखा था उस बैग को जब चेक किया तो उसमें 2 पैकेट्स में, एक पैकेट में लगभग 2 किलो और एक पैकेट में 1.75 किलोग्राम्स, टोटल 3.75 किलोग्राम ये जो ओपियम वैक्स है, अफीम जो है, ये बरामद की गई है।
और देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से 14 से ज्यादा मौतें हो गई, जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या राजधानी रांची में भी लोग जहरीले पानी का सेवन कर रहे हैं। जी हां, राजधानी के कई घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है। रांची के हिंद पीढ़ी समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई की पाइप नालियों के बीच से पहुंचाई गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई जगह उन नालियों में पाइप लीक होता रहता है, जिस कारण जब पानी आता है तो वो दूषित होता है। लोगों के अनुसार ये पानी पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं। सही नहीं, अभी भी अगर डब्बा ढक्कन में देखे ना तो नीचे डस्ट बैठा हुआ है, पूरा कचरा। तो गंदा ही पीते हैं। हम तो फिल्टर पीते हैं, और बाकी बात चावल वगैरह सब होता है। जैसे एक दिन पहले अगर भर के रखे ना तो दूसरे दिन पानी मतलब अस्थायी हो गया, गर्म बैठ गया ना तो ऊपर का पानी फिर उबाल के खाना दाल बना लेते हैं। तो गंदगी वाला ही ये सप्लाई का पानी आता है। हाँ, गंदा ही पानी सप्लाई आता है। नल चलाएंगे तो स्टार्टिंग में आपका स्मेल वाला पानी आएगा, गंदा टाइप का, और ये अच्छी बात नहीं है। तो और गर्मी में तो खैर काफी ज्यादा दिक्कत है, इस मोहल्ले में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो स्मेल वाला पानी क्या गंदा आता है? हाँ, क्यों आता है? अब ये तो कहीं पे लीकेज होगा मेन लाइन में, ऑटोमेटिक वाली बात है। मेन लाइन कंप्लेन आज से नहीं है, ये करीबन समझिए 10 साल हो गए होंगे। इस रोड में कभी आज तक क्लियर हुआ नहीं। पहले भी जो पार तो उससे तो बीमारी भी ऐसे हो। तो क्या करिएगा, हम लोग खाली उसको लैट्रिन में और पीने उन्ने में नहीं करते खर्चा। पी ही नहीं पाते? नहीं, इतना गंदा है कि पी नहीं, हम लोग खाली लैट्रिन और बाथरूम के लिए, और उससे कोई पानी नहीं। सप्लाई का पानी पीने योग्य है ही नहीं, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं पीते हम लोग, खरीद के पानी पीते हैं। तो पियेंगे तो बीमारी का भी डर है। एकदम पूरा डर है सर। पानी से हुए हादसे को जमशेदपुर में भी दावत दी जा रही है। जमशेदपुर में भी जब न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश की तो चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। करीबन 80% पानी की सप्लाई वाले पाइप नाली के पास से गुजरते नजर आए। कई बार नाली का पानी नलों में सप्लाई होने से लोग बीमार हो रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद सप्लाई को दुरुस्त किया जाता है, लेकिन इंदौर की घटना के बाद भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। बड़े लापरवाही की वजह से बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। लोगों ने जिला प्रशासन से इंदौर से सबक लेते हुए समस्या के साथ स्थायी समाधान की मांग की है। जैसे नदी का बालू निकलता है नाली का पानी, हाँ, तो हम लोगों को भी वही लगता है नाला का पानी का चलते ऐसे होता है। और गंदा महकता भी है। हाँ, महकता भी है भाई, कभी कभी महकता भी है। यही हम लोगों को दिक्कत होता है। रोड नाला का तो दिक्कत है। जब भी नाला साफ सफाई होता है तो पाइपलाइन डैमेज हो जाता है थोड़ा, इस वजह से गंदा पानी आता है, इससे बीमारी हो रहा है। जैसे मेरे को डेंगू हुआ था 5 से 3 महीना पहले, वही पानी पीने के चलते डॉक्टर बोला जॉन्डिस हो गया। हम लोग अक्सर खास करके पर्व त्योहार के समय में देखते हैं कि जुस्को के पानी जो स्वच्छता के नाम पर एक मिसाल होता है इस देश में, उस पानी में भी गंदगी का भरमार दिखता है, जिसको लेकर के कितने बार हम लोगों ने कंप्लेन किया। और गंदे पानी आता है तो उसको हम लोग उबाल करके उससे नहाने का और पानी पीने का काम करते हैं। हम लोग का तो हो गया 30-40 साल से, 30-40 साल से यही पानी पी रहे हैं। इतना गंदा में घुस के पानी भरते हैं। हाँ, इतना गंदा में घुस के पानी भरते हैं। हम लोग का घर में सब सुविधा ही नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ भी करे लाचार, हम लोग कहाँ जाएगा लाने। तो इसी को हम लोग गर्म करते हैं, छानते हैं, उसके बाद पीते हैं। हम क्या करेगा भाई? कितने साल से इस पानी का प्रयोग कर रहे हैं? अभी हो गया 20 साल 25 साल हो गया। इंदौर में एक बड़ी घटना घटी है, जिसमें नाला का पानी पाइपलाइन के अंदर घुसने से लगभग 100 से अधिक लोग बीमार पड़ गए, तो वहीं 12 से 15 लोग मर गए। हालांकि इंदौर की घटना को लेकर अब जमशेदपुर में क्या कुछ स्थिति है वो एक ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जहां पीने के पानी का जो पाइपलाइन है वो फटने से नाला का पानी उसमें घुसता है और अनुमन जो है घरों में गंदा पानी घुसता है, जिसके चलते लोग बीमार भी पड़ते हैं। हालांकि शिकायत मिलने के बाद उसे दुरुस्त भी कर लिया जाता है, मगर कहीं ना कहीं इंदौर में जिस तरह घटना घटी है वो कहीं ना कहीं दूसरी घटना को जमशेदपुर में दावत देते नजर आ रहा है। ये तस्वीर बयां कर रहा है कि कई पानी का पाइपलाइन है जो नाले में गया हुआ। हालांकि जमशेदपुर शहर में 2 पानी की व्यवस्था की गई है, जहां एक तरफ टाटा स्टील के जुस्को प्रबंधन द्वारा जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बागबेड़ा, परसोडी, इन क्षेत्रों में जल संसाधन विभाग द्वारा पानी का पाइपलाइन बिछाया गया है। मगर सभी पाइपलाइन 100% में 80% जो है वो नाले के किनारे से गुजर रहा है, जो कहीं ना कहीं इंदौर की बड़ी घटना को अंजाम और दावत देता दिख रहा है। मगर अब देखना यह है कि इंदौर की घटना के बाद जमशेदपुर जिला प्रशासन कब तक एक्टिव होता है, कब तक इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इंदौर की घटना के बाद जमशेदपुर शहर में भी
जिस तरह पानी की पाइपलाइन नाली के बगल से गुजरी हुई है वो कहीं ना कहीं मौत को दावत देते नजर आ रही है। मगर अब देखना इस मामले में कि जिला प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए ऐसी ही स्थिति झारखंड के कई और जिलों की भी है। अब ये तस्वीरें आपने देख ली, अब हजारीबाग की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां छड़वा डैम से पूरे शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन डैम स्थित सप्लाई वाटर प्लांट की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ की सभी मशीन की स्थिति जर्जर हो चुकी है। टैंक में कचरा और गंदगी का अंबार है। कई बार समस्या को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इस समस्या को लेकर सिर्फ शहर वासी ही नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय बीजेपी विधायक ने भी सवाल खड़े कर दिए। बाग में जो है पेयजलापूर्ति जो है पाइपलाइन के तहत जो छड़वा डैम से जो चलकर जो आ रहा है, वहाँ पर कई जगह रास्ते में हजारीबाग के चौक चौराहों में पाइपलाइन का जो है पेयजलापूर्ति जो है वो मतलब क्षतिग्रस्त होने के वजह से सड़क के मार्ग से जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। जो आज देख रहे हैं यहाँ की स्थिति एकदम सच है कि यहाँ छड़वा डैम का पानी पूरे शहर हजारीबाग में सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ के इतना जर्जर स्थिति है, सारा मशीन बंद पड़ा हुआ है, कोई फिल्टर काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट डैम का पानी घर तक पहुँच रहा है। लोग बीमार नहीं होंगे क्या होंगे? लोकल जनप्रतिनिधियों कोई सुनवाई नहीं होता है विभाग के द्वारा। यहाँ इतना खराब है, हो ही नहीं रहा है। सिर्फ छड़वा डैम का पानी को डायरेक्ट यहाँ से भेज दिया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भी फिल्टरेशन नाम का कोई भी प्रक्रिया यहाँ नहीं चल रहा है। आप यहाँ का गंदगी देख के स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। और मैं हजारीबाग के नागरिकों से आप लोग के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पीने के लिए इसे कतई उपयोग नहीं करें जब तक इसके लिए हम लोग आपको पुनः सूचित नहीं करेंगे कि पीने लायक पानी हुआ कि नहीं हुआ। जो भी पदाधिकारी हैं, नगर विकास मंत्रालय, सारे को इसके बारे में हम लिखेंगे और जब ये चालू हो जाएगा, अच्छे तरीके से पीने योग्य हो जाएगा, पुनः हम आप लोग को लेके यहाँ आएंगे। इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरीके से पाइपलाइन जलापूर्ति के तहत गंदा पानी का जो सप्लाई हुआ, इसके वजह से कई लोगों की मौतें हुई है। हजारीबाग की व्यवस्था की अगर बात कर ले तो यहाँ की व्यवस्था और भी लचर है। दरअसल हजारीबाग के छड़वा डैम से शहर के कई घरों तक जो पाइपलाइन के तहत जो पानी है वो पहुंचता है, लेकिन स्थिति की बात कर ले तो काफी जर्जर है। बता दें कि जिस जगह से यानी जो छड़वा डैम से पानी का जलापूर्ति होता है उस जगह की जो है बात करें तो एकदम बिल्कुल दूषित है। पाइप की बात करें तो वो जर्जर पड़ा हुआ है और गंदगी की तो बात ही नहीं करना। ऐसे में जो है विभाग को भी सजग होना चाहिए कि जिस तरीके से बीते दिन इंदौर में ऐसी घटना घटी है, कई लोगों को जाने गंवानी पड़ी है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था को सुधार करनी चाहिए और गंदे जलापूर्ति का जो हजारीबाग में जो पानी सप्लाई हो रहा है इस पर जो है सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि इसको लेकर जो है शहर के भी लोग जो है विभाग पर जो है सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्थानीय विधायक भी है, वो भी जो है ऐसे जो गंदे पानी सप्लाई हो रहा है इस पर जो है उन्होंने अच्छे पानी सप्लाई करने की मांग कही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और देखिए झारखंड में सप्लाई वाटर की हालत पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या इंदौर के बाद झारखंड की अब बारी है? क्या इसी का इंतजार हो रहा है? शिकायत के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बड़ी अनहोनी के इंतजार में सिस्टम बैठा हुआ है? और अब खबर सियासी गलियारे से। मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताने जा रही है और इसकी शुरुआत रांची में बापू वाटिका से होने जा रही है। धनबाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां झारखंड सरकार पेसा के जरिए गांव और ग्राम सभा को मजबूत करना चाहती है, वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार गांव, गरीब और गांधी को मिटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पलायन और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए चल रहे मनरेगा को खत्म करने का पार्टी विरोध करेगी। नाम बदलकर पहचान छीनना चाहती है, स्वरूप बदलकर अधिकार छीनना चाहती है और फंड घटाकर इसे निष्प्रभावी बनाना चाहती है, जो हम कतई होने नहीं देंगे। तो हम लोग इसी बात को लेकर के 5 तारीख से अगले जो लोकसभा चुनाव आए तब तक, जब तक सरकार नहीं बदल जाए,
तब तक इस अभियान को जारी रखेंगे। राज्य में चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई। 8 जनवरी को प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज कर दी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव को दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव संपन्न कराने को लेकर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी समय पर अपनी बातों को नहीं रखती। जब वो सोकर जागती है तो अपनी बातों को रखकर कोर्ट कचहरी के चक्कर में निकाय चुनाव को रोकना चाहती है। पार्टी इस मत के साथ कि यह चुनाव की तिथि अविलंब घोषित हो, चुनाव दलीय आधार पर हो और ईवीएम के माध्यम से हो, ताकि भ्रष्टाचार रहित एक अच्छे प्रशासन देने के लिए एक जवाबदेह नगर निगम के मेयर या फिर जो भी पदाधिकारी चुने जाते हैं उसको दलीय प्रतिबद्धता और दलीय जवाबदेही के साथ अंकुश रहे, ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। साथ ही साथ ईवीएम से चुनाव होने से फ्री एंड फेयर चुनाव संपादित किया जा सके। इनका काम यही है, कभी कोर्ट में ले जा करके नगर निकाय के चुनाव को लटका देंगे, कभी कोई आरक्षण के नाम पे लटका देंगे। अब नया सी गुफा छेड़ा है कि पार्टी के नाम पे चुनाव लटकाना है, क्योंकि ये जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव में ये कहीं नहीं है और इसलिए ये चुनाव को टालने के लिए इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं। पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में पेसा नियमावली लागू होने से केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि अनुसूचित क्षेत्रों की सामान्य प्रक्रिया के तहत मिलने लगेगी। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित पेसा नियमावली 2025 में कुल 17 अध्याय है। नियमावली के अनुसार ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है, उसकी अनुमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद सियासत गर्मा गई है। जेएमएम ने सरकार को प्रतिबद्ध बताया और ये कहा कि जो संकल्प लिया है वो पूरा किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कानून लागू करना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान स्वरूप में लाया गया ये कानून 1996 के मूल पेशा कानून की भावना के विपरीत है और इसे सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तैयार किया है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। जारी कर देने से नहीं होता है, उसको लागू करना और हूबहू लागू करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा सरकार से कि वाकई में आपकी नीयत और नीति दोनों साफ है, तो पेशा कानून जो आपने नोटिफिकेशन किया है उसमें यदि कोई खामियां हैं तो उसको दुरुस्त करें और हूबहू पेशा कानून लागू करें। पेशा कानून हम लोगों का एक कमिटमेंट था और हम लोगों ने उसे लागू किया। माननीय हेमंत सोरेन जी की प्रतिबद्धता और उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगाया इस फैसले ने। तो अब विपक्षियों में अलग पेट दर्द देखने कि हमने पेशा कानून को कैबिनेट से भी पास किया और अब उसको धरातल पे भी उतार दिया। पेशा कानून के लागू होने से स्वाभाविक तौर पे ग्राम सभा मजबूत होगी। ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं और जब ग्राम सभा मजबूत होगी तो रूढ़िवादी परंपरा भी डेवलप करेगा और राज्य विकास के पथ पे भी आगे बढ़ेगा। बढ़ते आगे अगली खबर पलामू से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले 7 साल से खुद को फर्जी आईएएस और आईपीटीएएफएस अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हैदरनगर थाना क्षेत्र के कुकही गांव निवासी राजेश कुमार एक जमीन विवाद की पैरवी के लिए हुसैनाबाद थाना प्रभारी से मिलने के लिए पहुंचे। वहां उसने खुद को 2014 बैच का ओडिशा कैडर का आईएएस अधिकारी और वर्तमान में भुवनेश्वर में सीएओ के पद पर तैनात बताया। बातचीत के दौरान जब थाना प्रभारी को उसकी बातों पर संदेह हुआ तो पूछताछ शुरू कर दी गई। इसी दौरान खुलासा हुआ, पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड, चाणक्य आईएएस एकेडमी का आईडी कार्ड और एक कार बरामद की है। साथ ही उस पर मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक व्यक्ति, उनका नाम है राजेश कुमार, राजेश चौधरी, थाना में आके अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर के नाम में इंट्रोडक्शन देकर थाना प्रभारी को बोला है। एक अपना रिश्तेदार को, हुसैनाबाद के रहने वाला रिश्तेदार का जमीनी मामला में पैरवी करने के लिए आया है। इनके द्वारा ये भी अपने आप को इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि वो 2014 बैच का आईएएस ऑफिसर है और ओडिशा कैडर का आईएएस ऑफिसर है।
शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा को धनबाद में उनके 35वें शहादत दिवस पर याद किया गया। इस दौरान सूफी गायक पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु की गायकी में शहीद के शौर्य पराक्रम को दर्शाया गया। इस मौके पर सांसद ढुल्लू महतो, प्रशासनिक अधिकारी समेत तमाम लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। मनाई जाएगी जिस तरह हर साल मनाई जाती, और सबसे ज्यादा इसमें मैं आभारी हूँ कि धनबाद की जनता हमेशा बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से इनको याद करती है। रणधीर वर्मा जी के 35वां शहादत दिवस आज हम सब मनाए हैं, मगर ये गर्व के साथ कहना पड़ना है कि धनबाद की धरती के लिए, धनबाद की सुरक्षा सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने आप को शहीद हो गए, मगर इनके जीवनी को आने वाली पीढ़ियों के बीच में जाना बहुत जरूरी है। जो आज ये शहादत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है इसी तिथि को, इससे हम लोगों को, खास करके पुलिस ऑफिसर्स को ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम करते हुए अगर आपको संपूर्ण बलिदान भी देना पड़े तो देखिए 35 साल बाद भी यहाँ की जनता कैसे याद रखती है और कैसे उसको अदा करती है। अगली खबर